स्वागत है दोस्तों आपका तरगाई एसपीसीएस चैनल पे। मैं निकेत सिंह। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज चालू कर रहे हैं। सैटरडे को मैं और शिवान सर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस प्लस प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो और कई सारे अलग अलग न्यूज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उनको थ्रू एमसीक्यू के थ्रू हम लोग उस टॉपिक को कनेक्ट करके मस्त एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे। प्लस सिर्फ जीएस को फोकस में नहीं रखेंगे, हम साथ में सीसेट को भी करंट अफेयर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। संडे को स्वप्निल सर मतलब सिद्धांत सर आएंगे, जनसत्ता और दैनिक जागरण और कई सारे न्यूज के जो कंपाइलेशन है उनको थ्रू एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी वो लेके आएंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं अपने पहले न्यूज के ऊपर जो इस हफ्ते का या फिर बोलिए इस महीने का सबसे हॉट टॉपिक रहा है, गर्म टॉपिक रहा है, जहां से मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि चाहे वो यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, दोनों एग्जाम में करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो पहले आते हैं हम लोग कि पहला न्यूज क्या है इसमें कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, जो हमारे देश की प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस बिल को जो वक्फ अमेंडमेंट बिल रहा है इस पे उन्होंने एसेंट दे दिया, मतलब इस बिल को अब वो एक्ट बन चुका है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब एक बिल आता है तो राज्यसभा लोकसभा पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर एसेंट देता है तो जाके वो बिल पास होता है और फिर वो एक्ट बनता है। ठीक है, अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये देखिए, ये हिंदी वालों के लिए है, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार रोक के, फिर आप दोनों सॉल्व कीजिएगा, मैं समझा दूंगा। With the reference of WAF Amendment Act 2025, consider the following statement. The act was passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha before receiving the President assent. बिल्कुल सही है ये। The amendment aims to enhance the governance, transparency, efficiency and WAF property management. ठीक है, वह जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसकी मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये बिल लाया गया, बिल्कुल सही है। तीसरा है द एक्ट रिपील ऑल अर्लियर लेजिस्लेचर रिलेटेड टू मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी, ये गलत है। ये 2025 में बिल आया था और इसे जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट है ये अलग है। द बिल वाज यूनिवर्सली पास्ड बाय बोथ हाउस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अनयूनिवर्सली पास होगा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि राज्यसभा में लोकसभा में लगभग 95 जो मेंबर्स थे उन्होंने इसको अपोज किया था और सेम राज्यसभा में भी कुछ लोगों ने इसको अपोज किया था। तो ये स्टेटमेंट नंबर 4 गलत होता है। तो सही कौन सा हुआ? स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ये हिंदी वालों के लिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, स्टेटमेंट नंबर 3 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 4 इनकरेक्ट। क्यों? मुसलमान वक्फ रिपील बिल ये अलग था और ये जो ये वाला बिल आया था ये 2013 और 2013 को अमेंड करता है। ठीक है, आते हैं कि जब हम किसी एक्ट के बारे में या फिर कोई बिल है, कोई न्यूज है, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जब मैं ये वक्फ बिल के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे सबसे पहली चीज एज अ स्टूडेंट, क्योंकि वो दिमाग में आई मेरे कि ये वक्फ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वक्फ, क्या आप समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ, वक्फ का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली वक्फ का मतलब ये होता है कि अ प्रॉपर्टी विच इज मूवेबल और इमूवेबल, डोनेटेड फॉर पर्पज ऑफ रिलीजियस पर्पज और चैरिटेबल पर्पज और सोशल पर्पज। बेसिकली सिंपल मीनिंग कि अ प्रॉपर्टी विच इज इमूवेबल और मूवेबल डोनेटेड टू द अल्लाह। ठीक है, इट्स अ सिंपल लाइन। ठीक है, अब इसमें एक चीज और थी कि जो प्रॉपर्टी थी वो परमानेंटली डोनेट की जाती है, क्योंकि जो वक्फ का प्रिंसिपल है वो बोलता है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज वक्फ, मतलब एक बार प्रॉपर्टी आपने दे दी या फिर वक्फ बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, वो वापस से नहीं किया जा सकता, मतलब दिया नहीं जा सकता। इसका जो नेचर था इनरिवोकेबल नेचर था। सेक्शन नंबर 40 जो सबसे हॉट मुद्दा इस वक्फ अमेंडमेंट का था, उसके बारे में भी आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, कैसे जो गरीब मुसलमान थे उनको वक्फ बोर्ड हमेशा परेशान किया करता था और कई सारी चीजें जो अननोन है उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं वक्फ के ऊपर। मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, साथ में एक चीज इसमें बताता हूं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो मैनेज की जाती है मुतावली के द्वारा। मुतावली कौन होता है? जो अ पर्सन हु मैनेज एडमिनिस्ट्रेट द वक्फ प्रॉपर्टी, उसको मुतावली कहते हैं। ठीक है,
तो जो वह प्रॉपर्टी वो मैनेज किसके द्वारा की जाती है, मुतावली के द्वारा। ठीक है, जब मैं ये अमेंडमेंट के बारे में पढ़ रहा था, मतलब मैं बहुत डिटेल में पढ़ रहा था, तो मुझे एक चीज और जाननी थी कि ये जो वक्फ का है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, बेसिकली ये कहाँ से इंडिया में कब आया, कैसे आया। तो मुझे ये चीज पता चली कि जो ये वक्फ था ये आया दिल्ली सल्तनत के टाइम, 13 सेंचुरी के आसपास ये वक्फ का कॉन्सेप्ट आया। कैसे, एक सुल्तान थे, सुल्तान मुजरुद्दीन, उन्होंने लाया था ये कॉन्सेप्ट। क्यों, उन्होंने 2 गांव डोनेट किया था जामा मस्जिद ऑफ मुल्तान के लिए। ठीक है, तो वहां से ये वक्फ का कॉन्सेप्ट आया, और फिर जैसे जैसे इस्लामिक और दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत, हमारे मुगल पीरियड चालू हुआ, तो ये जो वक्फ का प्रैक्टिस है वो इंडिया में बढ़ने लगा। ठीक है, तीसरी चीज ये भी है कि सिंपल है, मुझे एक चीज और जाननी थी इसमें कि इंडिया इज एन सेकुलर कंट्री जहाँ पे हर रिलीजियस के लोग हैं, चाहे वो इस्लामिक हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन है, तो सारे रिलीजियस के लोग हैं। ठीक है, तो मुझे ये भी चीज जाननी थी कि जो ये वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ सिस्टम है, क्या ये पूरे जो इस्लामिक कंट्री है या फिर जहाँ पे इस्लामिक लोग रहते हैं, ज्यादा इस्लामिक मेजोरिटी ग्रुप है, जहाँ पे 15 से 20 करोड़ 25 करोड़ लोग रहते हैं, वहां पे क्या ये प्रैक्टिस किया जाता है, वक्फ सिस्टम जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। तो मुझे ये चीज पता चली कि ये जो है वक्फ सिस्टम बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कंट्री जहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की जाती, जैसे कि कंट्री लाइक तुर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, और जॉर्डन हो गए, और सीरिया हो गया, तुनिसिया, इवन इराक भी, जो इराक एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी वक्फ जैसी प्रॉपर्टी जैसी चीजें नहीं, मतलब वहां पे प्रैक्टिस नहीं की जाती। इट कंसिस्ट इन इंडिया द वक्फ बोर्ड मेजर इंस्टीट्यूशन। तो अब ये भी चीज है कि इंडिया में वक्फ बोर्ड, जो वक्फ प्रॉपर्टी उसको मैनेज कौन करता है, तो इसको मैनेज करते थे सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड। साथ में एक चीज और है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है इंडिया में 3rd लार्जेस्ट होल्डिंग है। आर्म फोर्सेस और इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास थी, वो वक्फ बोर्ड के पास थी। ठीक है, आगे चलते हैं इसके रिगार्ड में कि जो ये वक्फ है इसके रिलेटेड क्या इश्यूज थे, मेजर इश्यूज थे जिसके रिगार्ड में गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लाया, और बहुत जरूरी थे ये सारे अमेंडमेंट लाना गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी हुई थी, ये सारी चीजें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने खुद दिया हुआ है। ठीक है, इशू रिलेटेड टू द वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड क्या है इशू, एक तो था इनरिवोकेबिलिटी ऑफ नेचर और वक्फ बाय यूजर, ये दोनों चीज पहले देखते हैं। इनरिवोकेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है वक्फ बोर्ड का, वंस अ वक्फ ऑलवेज वो वक्फ, मतलब एक बार कोई चीज वक्फ ने डिसाइड कर लिया कि ये वक्फ की है तो वो हमेशा उसकी रहेगी। इसकी वजह से एक केस हुआ था, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो थी उसकी प्रॉपर्टी, उसको वक्फ बोर्ड ने बोला कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उस पर आज भी जजमेंट नहीं आ पाया। तो इसकी वजह से बहुत सारी कई जगहों पे इश्यूज उठ रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। डिक्लेयर्ड परमानेंटली रिमेन्स सो कुड नॉट रिवर्स्ड, मतलब एक बार डिसाइड हो गया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। द प्रिंसिपल वॉज इन्फोर्स्ड इन केस सच एज सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, द्वारका आइलैंड होगा, ये ऐसी जगहों पे बहुत सारे केसेस आने लगे। दूसरी है वक्फ बाय यूजर। अब वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है कि ये एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे मस्जिद है और यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मस्जिद है, यहाँ पे बाहर से लोगों को प्रे प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है और वो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो वक्फ है वो आया और बोला कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, रहने वाले लोग और साथ में ये मस्जिद, ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये किसकी है, ये वक्फ की है। ठीक है, तो इससे नुकसान क्या होता था कि ये समझ लो, ये इसके आसपास जब वक्फ ने डिक्लेयर कर दिया, एक तो सेक्शन 40 के थ्रू जब एक बार वक्फ कोई चीज डिक्लेयर कर दिया तो वो उसकी हो जाती है, उसको इनरिवोकेबल नहीं कर सकते। तो अब क्या होता कि जो इसके आसपास जो दुकानें होती थी वो दुकानों में इसके भाव बढ़ जाते थे, जो बोर्ड था उसके भाव बढ़ा दिया करता था। तो इससे जो लोकल लोग थे, गरीब लोग थे, उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो वक्फ बाय यूजर है, ये वक्फ बाय यूजर है, इसको खत्म कर दिया है। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने दूसरे इशू के ऊपर, वो है लैक ऑफ जुडिशियल ओवरस्लाइट एंड सर्वे चैलेंजेस। जुडिशियल ओवरस्लाइट का मतलब क्या है कि जब ये एक्ट लाया गया, एक्ट के साथ एक ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश की गई। जो ट्रिब्यूनल, अगर कोई केस ट्रिब्यूनल में जाता है इन रिगार्ड्स टू वक्फ, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला रहेगा वो फाइनल डिसीजन रहेगा। इसको ना हम हाई कोर्ट
या सुप्रीम कोर्ट कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, ठीक है। साथ में ये सारी चीजें हो रही थी, तो इसी के रिगार्ड में गवर्नमेंट ने लेके आया। अब सर्वे चैलेंजेस क्या हो रहे थे, ठीक है, तो ये हो रहे थे रिमेन इनकम्प्लीट, जैसे कि एडिशनल सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी विच इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोटेक्शन रिमेन इनकम्प्लीटेड लाइक स्टेट एंड गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे कई सारे स्टेट है जहां पे पूरी अच्छी तरह से सर्वे ही नहीं हो पाया, कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं थी कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है, कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, इस पे कोई सर्वे ही नहीं हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजें थी। तीसरा है मिसयूज ऑफ मिसयूज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। मिसयूज क्या था, सेक्शन नंबर 14 जो लाया गया था 2013 में, इसका मिसयूज करने लगे लोग कि मतलब कोई भी प्रॉपर्टी उस पर क्लेम करते थे कि दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ एंड वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और इसके चलते कहीं पे जब ट्रिब्यूनल्स में ये जाता था, ट्रिब्यूनल्स का फाइनल डिसीजन था, ना इसको हम सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट में ले जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते थे अगर उस पे फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म होता था। तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती थी ये सेक्शन नंबर 40 के चलते। एक सेकेंड, बहुत गर्मी है, ठीक है। और आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन क्या होता था। दिस राइज द लार्जेस्ट क्वेश्चन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of such provision, especially in a secular democracy where property rights protected. Criticize, argue, checked power mechanism could lead to the property dispute. Okay, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती थी। आते अपने फिर आगे चलते हैं कि जब अमेंडमेंट लाए तो क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट लाई इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो पहला है तो फॉर्मेशन ऑफ वर्क। तो टू डिक्लेयर वक्फ अ पर्सन मस्ट बी पार्टिसिपेटिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर एंड मस्ट ओन प्रॉपर्टी बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ वक्फ। सिंपल समझाता हूँ कि ये पीस ऑफ लैंड मेरा है, अब मैं हिंदू हूँ तो मैं इसको तो पहली चीज मैं डोनेट नहीं कर सकता। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं वक्फ को डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं एक हिंदू हूँ और मैंने 5 साल पहले इस हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हो गया हूँ, इन 5 साल पीरियड मैंने किसकी प्रैक्टिस की, इस्लाम प्रैक्टिस किया, अब मैं एलिजिबल हूं कि ये पीस ऑफ लैंड मैं किसको दे सकूं, वक्फ को दे सकूं। तो ये इसका मतलब यही करना था कि फॉर डिक्लेयर वक्फ ओन प्रॉपर्टी मतलब 5 ईयर मस्ट ओन प्रॉपर्टी बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ वक्फ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द लॉ स्टेट दैट वक्फ कैन लॉन्गर बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन यूजर राइट एंड इट्स चेंज not applicable and retrospectively. Additionally, the formation of वक्फ अल औलाद, मतलब इसका मतलब क्या है फॉर्मेशन ऑफ वक्फ अल औलाद। इसका मतलब ये है कि सिंपल है कि ये पीस ऑफ लैंड है, ये लैंड है जो मेरी है। अब मेरा कोई सन नहीं है, हाइपोथेटिकली, हाँ मेरा सन नहीं है कोई, तो ये पहले ये होता था कि ये जो प्रॉपर्टी ये पीस ऑफ लैंड रहेगा, अगर मेरा कोई बेटा नहीं हुआ तो ये डायरेक्टली किसको चला जाएगा, वो वक्फ को चला जाएगा। अगर मेरी डॉटर होती है फिर भी ये वक्फ को चला जाता था। लेकिन गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाती है और बोलती है अगर ये पीस ऑफ लैंड मेरा है और मेरे पास कोई सन नहीं है और अगर मेरे पास डॉटर है तो ये डायरेक्ट अब वक्फ के पास नहीं जाएगा, ये पीस ऑफ लैंड किसके पास आ जाएगी, ये डॉटर के पास आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। आते हैं दूसरे ऊपर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड सर्वे ऑफ वक्फ। The some cases government property has been declared as waqf and point that raised significant debate for regulation and documentation purpose. The survey of waqf property is now officially under purview of collector. तो ऐसे कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थे जिसपे वक्फ क्लेम करता था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, उस पर प्रॉपर सर्वे नहीं हो पाता था। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के थ्रू कलेक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो सर्वे करेगा, प्रॉपर सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन करेगा, फिर कहेगा कि अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ कंपोजिशन ऑफ वक्फ इंस्टीट्यूशन, इंक्लूजन एंड कंपोजिशन। तो अब कंपोजिशन पे आते हैं कि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, इसके जो कंपोजिशन पे है उसमें कुछ चेंजेस लाए गए। पहले जो कंपोजिशन था उसमें जो मेंबर्स रहेंगे सिर्फ मुसलमान मेंबर रहेंगे, लेकिन अब जो कंपोजिशन रहेगा उसमें नॉन मुस्लिम को भी इंक्लूड किया जाएगा। कितने टोटल 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स विल बी इंक्लूडेड इन सेंट्रल वक्फ बोर्ड एंड स्टेट वक्फ बोर्ड, ठीक है। एडिशनली क्या है,
द कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स हैज बीन मॉडिफाइड। जो ट्रिब्यूनल्स की है मॉडिफिकेशन, उसमें क्या हुआ है, जो एक्सपर्ट था मुस्लिम लॉ का उसको रिमूव कर दिया गया है कि कोई एक एक्सपर्ट है, ये पर्सन है, ये एक्सपर्ट है मुस्लिम का, वो उस ट्रिब्यूनल्स का पार्ट रहेगा, बीइंग नॉट एज अ ब्यूरोक्रेट्स वो, लेकिन फिर भी उसका पार्ट रहेगा। तो इसको पहले गवर्नमेंट ने हटाया। दूसरी चीज, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज रहेगा उसको चेयरमैन बनाया गया है वह बोर्ड का। और क्या है, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर ऑफ स्टेट लेवल हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। तो ये 3-4 चीजें और चेंजेस में लाई गई हैं। और आगे देखते हैं क्या चेंजेस लाया गया है। अपील्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो पहली अपील और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कुछ पावर्स ऐड ऑन की गई हैं। अपील में क्या ऐड किया गया है कि जो ट्रिब्यूनल है, अगर ट्रिब्यूनल कोई डिसीजन देती है जो हमको लगता है कि गलत दिया है ट्रिब्यूनल्स ने, पहले हम ट्रिब्यूनल्स डिसीजन को फाइनल मानते थे, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा कि विद इन 90 डेज जैसे ही उसका ट्रिब्यूनल्स का जजमेंट आया, उसके 90 दिन के अंदर हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं फॉर द डिसीजन की डिसीजन गलत था। ठीक है। एडिशनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अपने पास पावर रखी है, जैसे कि ग्रांटेड enhance the power regarding work administration. These include oversight over registration of work property, publication of account and proceeding of work board. ठीक है, ये सारी चीजें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुए। पांचवी चीज क्या है, लीगल फ्रेमवर्क एंड लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, असिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट लीगल चेंजेस हैज बीन मेड, रिपीलिंग सेक्शन नंबर 107 of WAF Act 1995 which previously exempt WAF property from journal law of limitation। ठीक है। कंसर्न ऑन क्रिटिसिज्म, ये कुछ कंसर्न और क्रिटिसिज्म दिए गए हैं, जो पब्लिक क्रिटिसिज्म है बाय एक्सपर्ट, वो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो। आते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। ये न्यूज़ है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, मैंने आई थिंक 2 या 3 दिन पहले पढ़ी थी, तो मुझे ये लगा कि ये सीसेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए कि राइटर का कंटेक्स्ट क्या कहने वाला है। तो इसमें इस एक सेकेंड, हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें कुछ राइटर का जो कंटेक्स्ट है, राइटर बोलना क्या चाहता है थ्रू दिस आर्टिकल, वो देखेंगे। साथ में आर्टिकल ने ग्लोबल टैलेंट हब को लेके कुछ अपने सजेशन दिए हैं, उसको भी देखेंगे। ये जो है ये इंपॉर्टेंट किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले कंटेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट डज राइटर वांट टू से फ्रॉम दिस आर्टिकल। बेसिकली राइटर वांट टू से that there is going to be a shortage of laborers in the developed country or rich country, and right now India has an opportunity to become a global talent hub। जो अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए जनरेट होने वाली है उसको इंडिया ग्रैब कर सकता है एज अ ग्लोबल टैलेंट हब, बिकॉज इंडिया की जो करंट जनरेशन है, यंग जनरेशन सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ है, 18 से लेके 40 साल तक उम्र के लोग सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, वो इंडिया में है। तो इसका इंडिया फायदा उठा सकता है और कैन बिकम अ ग्लोबल टैलेंट हब। ठीक है, साथ में राइटर्स ने कुछ चीजें पॉइंट आउट की है कि लेबर क्राइसिस कितना हो रहा है। तो रिच कंट्री है वहां पे लगभग एट करंट टाइम 2020-30 तक 40 से 50 मिलियन तक शॉर्टेज हो सकता है, किसका, वर्कर के शॉर्टेज हो सकते हैं। और सन 2040 साल तक मतलब 2040 आते आते 120 से लेके 160 तक हो सकता है। तो इसका फायदा इंडिया अच्छे से उठा सकता है। ठीक है, साथ में एट करंट टाइम यूएस और यूरोप में कुल शॉर्टेज कितना है, 73% ट्रक ड्राइवर के शॉर्टेज हैं और 50% इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और नर्सेज और क्लीनर के शॉर्टेज हैं। तो इसकी फुलफिलमेंट कौन कर सकता है, इंडिया कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है, ये राइटर्स कहना चाहता है। साथ में इंडिया ने ये भी बताया कि व्हाई बिकमिंग अ ग्लोबल टैलेंट हब इज गुड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ये बेनिफिट क्यों है टू बिकम अ ग्लोबल टैलेंट हब। पहली चीज है सिंपल, पहली चीज है ये कि एट करंट टाइम जितने भी माइग्रेट आउट ऑफ इंडिया जो इंडियन पॉपुलेशन रहती है, वो इंडिया में जो पैसे भेजती है वो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है 3% ऑफ इंडियन जीडीपी, विच इज मोर देन इंडियन एक्सपोर्ट। जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो समथिंग 2.8% के आसपास है, वो उससे मनी हम कमा रहे हैं, लेकिन 3% तो हम लोग माइग्रेशन के थ्रू कमा रहे हैं, रेमिटेंस के थ्रू कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर राइज होगा, मतलब लोग विदेश जाएंगे और घर पे पैसा भेजेंगे,
तो ये शायद से राइज होके 5 to 6% हो जाए। अगर ये होगा तो गरीबी घटेगी, तो इससे बेनिफिट हो सकता है इंडिया को। एक सेकेंड ना, भूख बहुत ही जा रही है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। आते हैं अपनी कुछ और चीजों पे। साथ में एट करंट टाइम इंडिया से बाहर कितने परसेंट लोग रहते हैं? टोटल 1.3% इंडियंस लिव अब्रॉड, विच इज लेस देन, मतलब अगर देखा जाए तो और भी कई कंट्री ऐसी हैं जिनसे इंडिया कम रहता है। जैसे मैक्सिको है, वहां पे टोटल 8.6% वहां की पॉपुलेशन विदेशों में रहती है, अदर कंट्री में रहती है, जिससे उनको फायदा हो रहा है। फिलीपींस में 5.1%। फिलीपींस ने एक अच्छा मॉडल चलाया था जिसका इंडिया यूज कर सकता है। इस आर्टिकल के थ्रू राइटर्स ने बताने की कोशिश की है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश में कुल 4.3% लोग विदेश रहते हैं और पैसे अपने देश को भेजते हैं, जिससे उनके जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, आते हैं फिर द मनी सेंट होम। एक सर्वे और एक मतलब बोलते हैं ना कि एक सर्वे से ये पता चला है कि जो 71 पुअर कंट्री हैं, उनका जो रेमिटेंस है वो 10% से बढ़ाया गया। तो ये देखा गया कि जो 3% गरीबी में घटावट आ गई। मतलब बेसिकली अगर 71% का जो पुअर कंट्री, एक सर्वे के थ्रू ये डिसाइड किया, बोला गया कि 71 कंट्री जो पुअर है वहां पे 10% रेमिटेंस बढ़ा, जिसकी वजह से टोटल 3.5% गरीबी घट गई। सोचो अगर इंडिया में भी सेम चीजें होती हैं कि 10% से रेमिटेंस बढ़ जाता है तो गरीबी भी घट सकती है, और जिससे डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जिससे गवर्नमेंट यूटिलाइज कर सकती है कई जगहों पे। ठीक है, इंडिया कैन यूज अ यंग पॉपुलेशन। ठीक है, ये तो हमने देखा। अब आते हैं कि कुछ चीजें राइटर्स ने इसमें पॉइंट आउट किया है कि जिसको इंडिया यूज कर सकता है फॉर इंडिया कैन यूज इट, मतलब फॉर बिकमिंग अ ग्लोबल टैलेंट हब। पहला है बिल्ड अ सिस्टम फॉर माइग्रेशन। सिस्टम ऑफ फॉर माइग्रेशन से मतलब पहली चीज उसने बोली, क्रिएट अ सेंट्रल डिपार्टमेंट टू हैंडल अ माइग्रेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मतलब एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करने के लिए बोला गया है जो आए किसके अंडर, वो एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर है। इसका काम क्या है कि ये मैनेज करे, जो माइग्रेट करके लोग जाना चाहते हैं उनको मैनेज करे, प्रॉपर सारी चीजें उनकी करके दे। ये किसका मॉडल था? ये फिलीपींस मॉडल है, इसको अपनाए और जो माइग्रेशन है, रेमिटेंस है, उसको इंडिया बढ़ाए। ठीक है, दूसरी चीज, फाइंड अ न्यू कंट्री वेयर इंडियन वर्कर कैन गो, मेक अ एग्रीमेंट टू दोस कंट्रीज। इंडिया को कुछ कंट्रीज फाइंड आउट करनी चाहिए जहां पे जरूरत है, मतलब जैसे कि पहले ही पॉइंट है कि 40 से 50 मिलियन लोग अभी एट करंट टाइम शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स हैं। तो ऐसी कुछ कंट्रियों को फाइंड आउट करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, और वहां पे एग्रीमेंट करना चाहिए किसके साथ, उस देश के उस कंट्री के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट करना चाहिए कि अगर कोई क्वालिफिकेशन इंडिया में वैलिड है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर अगर वहां पे नर्स की जरूरत है और यहाँ पे कोई वर्कर ने नर्स की डिग्री ले रखी है तो वो उस कंट्री में एक्सेप्टेबल हो। साथ में यूज एम्बेसी अ हेल्प माइग्रेशन हेल्प डेस्क। ये हेल्प डेस्क क्या है? बेसिकली उस कंट्री में एक हेल्प डेस्क बनाई जाए जहाँ पे जो वहाँ पे माइग्रेट करके लोग इंडिया से जा रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनको हेल्प किया जाए थ्रू इंडियन एम्बेसी, ताकि वो वहाँ पे अच्छे से रह सके। ठीक है, उनको अलग मतलब जो वो सेफ्टी इंडिया में फील कर रहे हैं वो सेफ्टी वो उस देश में भी फील कर सके। दूसरी चीज, मैच स्किल ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। मैच स्किल ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड से क्या कहने का मतलब है? बेसिकली कहना चाहता है कि टीच फॉरेन लैंग्वेजेस। फॉरेन लैंग्वेजेस टीच करने से क्या होगा, पढ़ाने से क्या होगा, जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम हो जाएगा। इंडियन क्वालिफिकेशंस मतलब साथ में इंटरनेशनल स्किल देने की जरूरत है। स्कूल और कॉलेज में थोड़े बहुत इंटरनेशनल स्किल सिखाने चाहिए, जिससे कल को वहां पे जाके उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी चाहे। साथ में साइन एग्रीमेंट सो इंडियन क्वालिफिकेशन आर एक्सेप्टेड इन अब्रॉड। जैसे मैंने बताया कि एक एग्रीमेंट साइन करे जो इंडियन क्वालिफिकेशन है वो विदेशों में भी एक्सेप्ट हो। तीसरी चीज, प्रोवाइड ज्वाइंट सर्टिफिकेट विद द फॉरेन इंस्टीट्यूशन। ज्वाइंट सर्टिफिकेट इशू करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक फिलीपींस मॉडल था। तीसरी चीज है मेक अ फंड इजियर। अब ये मेक अ फंड इजियर से क्या मतलब है?
मतलब अगर हम कोई छोटी मोटी कंट्री में जब जाते हैं, यहाँ से इंडिया से किसी छोटी मोटी कंट्री में जाते हैं, तो लगभग कुल वीज़ा और जो सर्टिफिकेशन और अदर खर्चे रहते हैं वो 3 से 4 लाख रुपए रहते हैं, और एक मेजर इंडियन इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इसकी जो कॉस्ट है गवर्नमेंट इसको रिड्यूस कर सकती है, जिससे लोग इजीली जा सके। अगर उसको 1 से 1.5 लाख रुपए कर दिया जाए तो शायद एक मिडिल क्लास इसको अफोर्ड कर सकता है। साथ में अगर हम किसी बड़ी कंट्री में जाते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, तो ये खर्चा बढ़ जाता है 20 से 15 लाख रुपए। अगर इस पे गवर्नमेंट कुछ करे तो हो सकता है कि यहाँ के लोग, उनको ईजी पड़ जाए, एज अ मिडिल क्लास उनको ईजी पड़ जाए वहाँ पे जाने के लिए। ठीक है। फॉलो मॉडल लाइक फिलीपींस वेयर एम्प्लॉयज हेल्प कवर स्टाफिंग कॉस्ट। बेसिकली जो फिलीपींस मॉडल्स है वो क्या कहते हैं कि जो स्टाफिंग कंपनी है, स्टाफिंग कंपनी जो विदेशों लोगों को भेज रही है, तो वो स्टाफिंग कंपनी वहाँ पे उनकी टिकट के खर्चे, साथ में उनके वीज़ा के खर्चे और कई सारे जो एक्सपेंसेस है उनको वो जो स्टाफिंग कंपनी है उसको उठाना चाहिए। ये गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा स्टाफिंग कंपनी और कंपनियों के साथ, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ मिलके। ठीक है। चौथी चीज क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, रिमूव वीजा रिलेटेड हर्डल्स, गेट फॉरेन कंट्रीज एक्सेप्टेड इंडियन क्वालिफिकेशन। जो वीजा हर्डल्स हैं, बहुत सारे वीजा हर्डल्स आते हैं, लेकिन फिलीपींस ने अपने कई सारे कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट करके ये वीजा हर्डल्स हटाए, वहाँ पे जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो एक्सेप्ट करने लगे। तो सेम चीज इंडियन गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। पांचवी चीज क्या है, सेटअप अ माइग्रेशन इंडस्ट्री बॉडी। एक माइग्रेशन इंडस्ट्री बॉडी सेटअप करनी चाहिए, बीइंग अ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी टुगेदर। जो प्राइवेट कंपनी है और जो गवर्नमेंट कंपनी, उनको साथ आना चाहिए इसके लिए। सोशल वेलफेयर फॉर माइग्रेंट्स ये पढ़ सकते हैं, जो फॉलो ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन रूल, इंडियन लेबर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेबर रूल है उसको भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। रीजन है कि मैंने आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली शायद से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन है। टोटल अब तक 4 से 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इनको एक बार जाके जरूर सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चन और CSAT और GS के बढ़िया क्वेश्चन ला सकूं आपके लिए। ठीक है। एक सेकेंड, आते हैं अपने चौथे न्यूज के ऊपर। न्यूज क्या है? न्यूज है BR अम्बेडकर जी न्यूज में थे। तो न्यूज GS पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलियम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बनता है? फेमस पर्सनालिटी। ठीक है। PIB की न्यूज है, PIB ने मुझे डिटेल दिए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है प्रीलियम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ही सर्व्ड BR अम्बेडकर जी के रिगार्ड में, he served as a chairman of drafting committee. He was elected as the constituent assembly from Bengal initially and later to Bombay. ये दोनों सही है। He launched a newspaper मोहन नायक and rise voice of oppressed, मतलब जो छोटी ग्रुप है SC ST, उनकी आवाज को उठाया इन्होंने इस न्यूज के पेपर के थ्रू। He was chief architecture of part 3 of Indian Constitution, deals with the fundamental rights। बिल्कुल सही। द अम्बेडकर वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है। C इज द करेक्ट आंसर। अब हम कुछ चीजें, ये हिंदी वालों के लिए है, आप हिंदी वाले भी, इसमें मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में फ्रेम कर रखा है, और मैं एक्सप्लेनेशन जानबूझ के हिंदी में दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है। कुछ चीजें हैं BR अम्बेडकर जी के बारे में बहुत जानना जरूरी है, प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट है उससे। शायद यहाँ से 1-2 चीजें कभी पूछ लिया, अगर पूछ लिया तो पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर की लाइफ और कंट्रीब्यूशन देखते हैं। कितने तारीख को बॉर्न हुए थे? 14 अप्रैल को 1891 में माहू मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया जो मध्य प्रदेश है वहां पे इनका जन्म होता है। इनके जो फादर रहते हैं वो रहते हैं सूबेदार ब्रिटिश आर्मी में। ठीक है। एक पिछड़ी जाति होने के बावजूद भी इनके पिताश्री सूबेदार थे एक ब्रिटिश आर्मी में, मतलब इनकम इनकी अच्छी थी। ठीक है। लेटर ऑन ये मध्य प्रदेश से आ जाते हैं महाराष्ट्र में। मेजर कंट्रीब्यूशन का है इनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। और इंडिया में पहली चीज 1924 में इन्होंने फाउंड किया बहिष्कृत हितकारिणी सभा।
इन्होंने कौन से ईयर में फाउंड किया था? फाउंडेड बहिष्कृति हितकर्णी सभा 1924 में। इसका मोटो क्या था? मोटो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न, एडुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, इसका मोटो था। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द मोटो ऑफ बहिष्कृत हितकर्णी सभा, तो दिस वाज द मोटो। 1927 में इन्होंने लॉन्च किया पेपर बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर, ठीक है। फिर लॉन्च किया इन्हें महद सत्याग्रह जो लॉन्च हुआ था साथ में 1927 में ही। 1936 में इन्होंने लॉन्च किया इंडियन लेबर पार्टी, जिसके थ्रू ये इलेक्ट होके पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हुए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये इलेक्ट हुए थे इसी पार्टी के थ्रू। फॉर्म्ड स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन इन द 1942। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल देखते हैं। ही इज द ओनली पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये कौन कौन से ईयर में हुए थे और कब कब हुए थे। ये थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी और इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1847 में ये बनते हैं मिनिस्टर ऑफ लॉ। जब इंटरिम गवर्नमेंट जब देश आज़ाद होता है और इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है तो नेहरू जी इनको प्रस्ताव देते हैं कि आप इस देश के सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़े लिखे आदमी हैं तो आप मिनिस्टर बन जाइए। और अलग पार्टी होने के बावजूद भी, मतलब ये लेबर पार्टी से इलेक्ट होके आते थे, फिर भी इन्होंने इनको मतलब मिनिस्ट्री दी गई थी। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, अपना रिज़ाइन किया 1951 में, क्योंकि एक बिल लाया गया था हिंदू कोड बिल, उसको अपोज करते हुए इन्होंने इसको मतलब रिज़ाइन दे दिया इंडियन पार्लियामेंट से। और 1956 में इन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया और इनकी डेथ हो जाती है दिसंबर 6, 1956 को। इस दिन को बोला जाता है महापरिनिर्वाण दिवस, ठीक है। इनको भारत रत्न कब मिला? 1990 में। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, बुक्स जैसे हिलिटेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, अनटचेबल, हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल, एंड राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन्स। तो ये जो पॉइंट्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने अगर इसको एक बार देख लिया तो सन 2025 के एग्जाम में अगर इनके फेमस पर्सनालिटी जो इनके यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो 101% आप पूरा उसको सही टिक करके आएंगे। आते अपने दूसरे 5वें टॉपिक के ऊपर, विच इज इन रिगार्ड टू वर्ल्ड फॉरेस्ट बायोमास मिशन, जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। ये आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से पढ़िए। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मस्त आर्टिकल है, इकोनॉमी के रिलेटेड आर्टिकल है, साइंस एंड टेक के रिलेटेड आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लिए ना तो आपके शायद 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ESA बायो मिशन? एक बार पहले इस आर्टिकल का डिटेल पढ़ते हैं, फिर आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हिंदी वालों के लिए है सॉरी, हिंदी वाले इसको एक बार आप देख सकते हैं। ESA बायोमास मिशन जो 2024 में बनाया गया। कंटेक्स्ट क्या है इस मिशन का? ESA इज लॉन्चिंग बायोमास मिशन कितने तारीख को? 29 अप्रैल को। कहाँ से? फ्रेंच को जो गुनिया है वहां से इसको गुइनिया से लॉन्च किया जा रहा है। कितने तारीख को? 29 अप्रैल को। अब इस मिशन का थोड़ी चीजें जान लेते हैं कि इसको सेटल किया जाएगा सन सिंक्रोनियस ऑर्बिट में, जो रहेगा 66 किलोमीटर ऑर्बिट में। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये अर्थ है, अर्थ का ये पॉइंट है जो इंडिया है। इंडिया में कोई स्टेट है MP। अब ये MP में क्या होगा कि एट अ टाइम और ऑन अ स्पेसिफिक एरिया हमेशा वो डेली आके उस पर नजर रखेगा। मान लो ये फॉरेस्ट है, ये 12 बजे इसको आना है तो डेली ये 12 बजे आके इस फॉरेस्ट पे नजर रखेगा। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। आते हैं पर्पस ऑफ दिस मिशन। नो करंट ग्लोबल डाटा ऑन द फॉरेस्ट बायोमास। तो बायोमास कितना रिड्यूस होता है फॉरेस्ट के द्वारा, उस पर कोई करंट डेटा नहीं है। इसके रिगार्ड में ESA ने ये मिशन लाया। फॉरेस्ट प्ले की रोल इन द कार्बन साइकिल, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हिंदी वालों के लिए है। आगे देखते हैं और चीजें। एम क्या है? मैप द फॉरेस्ट बायोमास ग्लोबली।
तो मैप फॉरेस्ट बायोमास ग्लोबली, ट्रैक फॉरेस्ट चेंजेस ओवर द टाइम, मतलब जो फॉरेस्ट एक स्पेसिफिक फॉरेस्ट है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं लगातार उस पर नजर बनाए रखना इस मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अंडरस्टैंड फॉरेस्ट रोल इन द कार्बन साइकिल। इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इज द टू कि फॉरेस्ट जो है वो रोल उसका कार्बन साइकिल में कितना है। टेक्नोलॉजी एक बार देख लेते हैं, साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, एसआर इसमें यूज किया गया है, पी बैंड एसआर यूज किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी वालों के लिए है, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं इसको। अब आते हैं अपने सातवें टॉपिक के ऊपर, विच इज इन रिगार्ड्स ऑफ जयदीप धानकर साहब, जो हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज है। ठीक है, अब न्यूज क्या है, न्यूज इज रिगार्डिंग टू सेपरेशन ऑफ पावर। जयदीप धनखड़ साहब ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है, जो जुडिशरी इंटरफियरेंस करती है अदर ऑर्गन्स के ऑर्गन्स मतलब स्टेट ऑर्गन्स में, उसके रिगार्ड में जयदीप धनखड़ साहब ने कमेंट किया। अब आगे देखते हैं कि ये आर्टिकल आप पढ़िएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद न्यूज को देखिए कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर, कैसे दोनों चीजें वर्क करती हैं इंडिया जो डेमोक्रेसी है उसको बचा के रखने के लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू देखते हैं इसका, जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, distribution of power between executive, legislature and judiciary, distribution of power between central and local government, delegation of power and president and government। ये गलत होता, ये सही होता, बी इसका सही है, थर्ड गलत है। ठीक है, ये हिंदी में है तो हिंदी में आप देख लीजिए, इसका बी आंसर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, अब देखते हैं हम कि क्यों करेक्ट है ये। कोर प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। बेसिकली एक इंडियन स्टेट में जो डेमोक्रेसी है उसको रखने के लिए, मतलब अच्छे से चलाने के लिए जो पावर है वो 3 सेक्टर में बांटा गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या है, वो बनाता है लॉज, जो वो लॉ बनाता है वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव। अगर वो लॉज और इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ी है तो उसको इंटरप्रिटेट कौन करेगा, जुडिशरी करेगा। तो ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है डेमोक्रेसी का। ठीक है, कई सारी कंट्री है जहां पे रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया जाता है और कहीं पे लूज। इंडिया में दोनों फॉलो किया जाता है, फ्लेक्सिबल है। अब जो रिजिड है वो कहाँ पे फॉलो किया जाता है, वो यूएस में फॉलो किया जाता है। यूएस का आर्टिकल नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है इन अ रिजिड वे, कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में इंटरफियरेंस नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में ऐसी चीजें नहीं है। इंडिया में ये तीनों एक दूसरे के मैटर में इंटरफियरेंस करेंगे टू जस्ट बिकॉज बैलेंस ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल्स ये पावर्स खुद देता है कि जो ये पावर्स है उसको बैलेंस करके चल सके, कोई सेंट्रलाइज्ड पावर ना हो। ठीक है, इसकी दूसरी चीज कैसा है, दूसरी चीज सेपरेशन ऑफ पावर में आती है सेपरेशन ऑफ पर्सनल। सेपरेशन ऑफ पर्सनल क्या है कि वन अ पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव कांट बी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, एंड इफ ही इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव कांट बी पार्ट ऑफ जुडिशरी। ये बोलता है सेपरेशन ऑफ पर्सनल, जो इंडिया में नहीं चलता है जस्ट बिकॉज इंडिया फॉलोज द सेपरेशन ऑफ पावर विच इज फ्लेक्सिबल। आगे जाके इसके आर्टिकल भी देखेंगे हम। आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 5 में बोला गया है कि एक एमपी हु इज एमपी ही कैन बी ओनली द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। इसकी वजह से देखा गया कि जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या बन गया, वो जो एक लेजिस्लेचर मेंबर है वो अब आ गया एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, आगे इसको जाके और डेप्थ में समझेंगे। नॉन इंक्रोचमेंट, ईच ऑर्गन शुड नॉट इंटरफियरेंस इन द फंक्शन ऑफ अदर। फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेटर का वर्क है लॉज बनाना, तो ये इंटरफियरेंस ना करे जुडिशरी में। ठीक है,
जुडिशरी का काम क्या है? इंटरफेयर करना, इंटरफेयर मतलब इंटरप्रिटेट करना लॉ का, लेकिन ना कि लॉस बनाने के ऊपर इसका इंटरफियरेंस करे। लेकिन आर्टिकल नंबर 145, आर्टिकल नंबर 145 है ना, आगे जाके देखेंगे, मैं भूल गया इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। मॉडल क्या है? इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो करता है? वो फ्लेक्सिबल करता है। रिजिड यूएस और यूके करते हैं, ठीक है। आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। अभी हमने समझा सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। अब सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात तो मेंशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट विद द कंस्ट्रक्ट विद द यूएस, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट द पावर। जो आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 ऑफ जो यूएसए है वो दिखाता है कि कैसे जो पावर है वो 3 ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और वो अपना सिर्फ अपने मैटर्स देखेंगे, ना कि एक दूसरे के मैटर में इंटरफियर करेंगे, ठीक है। तीसरा चीज है इसमें लैंडमार्क जजमेंट। देखते हैं क्या है। केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि सेपरेशन ऑफ पावर इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन बना कि सेपरेशन ऑफ पावर जो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन से जुडिशियल मतलब लैंडमार्क जजमेंट से आया था? वो आया था केशवानंद भारती केस से। दूसरे में उसमें है इंदिरा नेहरू वर्सेस राज नारायण, जो हुआ था 1975 में। अब ये क्या करता है? ये डिस्कस करता है आर्टिकल नंबर 329A। क्या है? रिजिड सेपरेशन डजंट अप्लाई टू ओनली बोर्ड सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट इन इंडिया। चौथी चीज है रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स। आप सेपरेशन ऑफ पावर को लेके कौन कौन से आर्टिकल मेंशन किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब है आर्टिकल नंबर 50 जो पार्ट है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो कहता है जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन स्टेट सर्विस, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूट यू इन द स्टेट सर्विस। आर्टिकल नंबर 122 एंड 212 क्या बोलता है कि वैलिडिटी ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग कांट बी चैलेंज इन कोर्ट until it is not harming the basic structure of the constitution or matter is related to the fundamental right, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है उसको कोर्ट में, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये कहना है आर्टिकल नंबर 112 और 212 से। आर्टिकल नंबर 121 और आर्टिकल नंबर 211 क्या कहता है? पार्लियामेंट कांट डिस्कस जजेस कंडक्ट, जो जज का कंडक्ट है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाता है अंटिल रिमूवल ऑफ जज हो, क्योंकि रिमूवल ऑफ जज कहाँ पे डिस्कस किया जाता है? वो डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 53 एंड 154 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर विद द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। जो पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर को दी गई है फॉर एग्जीक्यूटिव पर्पस, उस पे कोई और ऑर्गन्स मतलब जैसे चाहे जुडिशरी हो चाहे पार्लियामेंट हो, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 361 इम्यूनिट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो आर्टिकल नंबर 361 कहता है कि जब एक गवर्नर और प्रेसिडेंट रहते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम इन पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकते। फिफ्थ आते हैं फंक्शनल ओवरलैप इन प्रैक्टिस। अब क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ गिविंग दैट जो जुडिशरी है और लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है वो दोनों ओवरलैप कर सकते हैं टू मेक अ बैलेंस ऑफ पावर। आई ऑलवेज से दैट सेपरेशन ऑफ पावर इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ पावर विच इज इक्वल टू द डेमोक्रेसी मेंटेनेंस, ठीक है। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव क्या है? आर्टिकल नंबर 75 पीएम एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम लेजिस्लेटिव। 75 क्लॉज 5 के बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था। आर्टिकल नंबर 79 प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब बताओ प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव, नाउ ही इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, मींस इज बिकमिंग आल्सो द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। तो आर्टिकल नंबर 70 इटसेल्फ ओवरलैपिंग, ठीक है। 85 क्या आता है? प्रेसिडेंट कैन समन डिसॉल्व द पार्लियामेंट। नाउ वंस अगेन parliament is getting into the matter of president is getting into the matter of parliament is also overlapping here also. Article number 85 article number 123 and 213 gives power ordinance power to किसको? ऑर्डिनेंस पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट्स के पास होती है।
डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर डेलीगेट लॉ मेकिंग पावर्स एग्जीक्यूटिव। अब आगे देखेंगे जुडिशरी कैसे एग्जीक्यूटिव को ओवरलैप करती है। ड्यूरिंग कोविड-19 के पीरियड में हमने ये देखा होगा कि बहुत सारे टाइम जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एक्शन ली थी और कई सारे एक्शन ली थी इन रिगार्ड्स टू वैक्सीन, कैसे वैक्सीन के रिगार्ड में, हेल्थ के रिगार्ड में, बहुत ऐसे कई समय पे जुडिशरी एज ए एग्जीक्यूटिव वर्क करती है। आर्टिकल नंबर 72 प्रेसिडेंशियल पार्डन्स, आर्टिकल नंबर ये हो गया 323 ए, 323 बी ट्रिब्यूनल्स क्वासी जुडिशियल रन बाय एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल नंबर 103 प्रेसिडेंट डेडिकेट द क्वालिफिकेशन विथ। आर्टिकल नंबर 142 सुप्रीम कोर्ट कैन पास एन ऑर्डर कंप्लीट जस्टिस। ये आर्टिकल नंबर जो मैं कंफ्यूज था 142 जो अभी न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, वो आर्टिकल नंबर 142 को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल 10 बिल थे 10 बिल थे उसको पास ऑन कर दिया यूजिंग दिस पावर विच इज़ ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ये जो पावर थी वो गवर्नर की थी, लेकिन गवर्नर इस पे असेंट नहीं कर रहा था जो गवर्नर पावर थी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल को कहा और साथ में एक चीज़ बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली कि जो ये पावर है, मतलब कि अब जो गवर्नर है उनको विद इन 1 मंथ के अंदर किसी भी बिल पे एसेंट देना पड़ेगा, जो एक मुद्दा बन गया। आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट कैन इशू द रिट। हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है। यहाँ पे मैंने सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्ड में रिट इशू कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो किसी भी मैटर में रिट इशू कर सकता है जो एक एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, यहाँ पे खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ओवरलैप करने के लिए, चाहे हेबस कार्पस हो, चाहे मेंडेमस हो, क्यू वारंट हो, जितने भी रिट्स हैं। ठीक है, आते हैं जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर देता है कि लेजिस्लेचर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इसमें, कि जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है उसमें पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा होगा तो आपको 100% ये समझ जाएगा। 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्ड में। आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 4 जज कैन रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 142 विकिशा जुडिशियल लेजिस्लेशन पे। अब सेपरेशन ऑफ पावर की पूरी समरी देख लेते हैं एक बार। इंडिया फॉलोज अ सिस्टम ऑफ अ क्रैक ऑफ बैलेंस रैदर देन रिजिड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो इंडिया जो फॉलो करता है रिजिड मॉडल फॉलो नहीं करता, वो फॉलो करता है बैलेंस ऑफ पावर मॉडल विच इज़ अ फ्लेक्सिबल मॉडल। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड द कॉर्पोरेशन अमंग 3 ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट थ्रू सेफ गार्ड्स। ठीक है, आते हैं अपने एक और MCQ पे। ये आज का लास्ट MCQ होगा। अब अगले हफ्ते हम लोग और भी अच्छे से हम लोग इसको और बेहतर तरीके से कैसे मैं इसको और कर सकूँ जैसे जिसकी वजह से आपको समझ सके। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वॉज लॉन्च इन 2023 बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमरेट ऑफ 50 ईयर ऑफ जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसके 50 साल होने पे जो PM मोदी ने उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया। ये सही स्टेटमेंट। आउट ऑफ 7 बिग कैट्स टारगेटेड द अलायंस ऑल आर फाउंडेड इन इंडिया। बिल्कुल गलत है। पूमा और एक और जो बिग कैट है वो इंडिया में नहीं मिलती है। इंडिया विल सर्व हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट ऑफ IBCA। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में होगा, ऐसा डिस्कस किया जा रहा है। बिल्कुल सही। द अलायंस रीच टू 97 रीच कंट्री। बिल्कुल सही है। तो आंसर इज़ 1 and 3rd 4 इज करेक्ट। आप जानते हैं ये हिंदी वालों के लिए है। अब थोड़ी चीज़ें जानते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस साइंड एग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्यूसडे फॉर्मुलेटिंग इंडिया एज द हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटरीट ऑफ द अलायंस। अब जो होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। और ये कहाँ पे होगा ये अभी पॉसिबल बताया नहीं गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि भैया
बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जब कोई हेडक्वार्टर इंडिया में हो रहा है तो वो इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं होता है? आप ये समझ सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं लॉन्च का पर्पस क्या है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कब? 2023 में। 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर को हुआ था। क्यों? द प्राइमरी एम अलायंस वॉज कंजर्विंग द 7 बिग स्पेसीज ऑफ वर्ल्ड: टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीतास, जैगवार एंड पूमा। तो जैगवार और पूमा ये दो जो हैं ये इंडिया में नहीं मिलते हैं। इंडियाज़ रोल: आउट ऑफ 7, 5 जो कैट्स हैं वो फाउंड होते हैं। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीतास ये इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन जो पूमा है और जैगवार है वो इंडिया में नहीं पाए जाते। मेंबर कंट्री कौन कौन सी है? दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज दैट हैव साइंड फ्रेमवर्क वॉज इंक्लूडेड इथुआनिया, इंडिया, सोमालिया, लिबिया एंड निकरागुआ। हाँ, निकरागुआ। जियोग्राफिक रीच: अलायंस एम टू द विद 97 रिच कंट्रीज। ठीक है। वर्किंग स्ट्रेटेजी: IBCA will adopt multi-pronged approach involved in the knowledge sharing, capacity building, networking, advocacy, financial support and rescue mobilization। फंडिंग कहाँ से है? फंडिंग कौन करेगा इसका? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड इनिशियल फाइनेंशियल ऑफ 150 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 18 मिलियन USD। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम लोग ईयरली कंपाइलेशन भी करने वाले हैं और वीकली तो अब से लगातार चलेगा, हर हफ्ते आएगा, संडे और सैटरडे को भी आएगा। ये 2 मेजर एग्ज़ाम इसमें हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC और UPPCS को मद्देनज़र देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कर सकूं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे डेली ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाता है जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं UPSC एग्ज़ाम में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।